हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर करने वाले हैं। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी डिविडेंड डिसीजन कैसे लेती है? डिविडेंड डिसीजन लेना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी मैक्सिमाइज्ड इफ़ द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज़ मैक्सिमाइज्ड। एक कंपनी की वैल्यू तब इंक्रीज़ होती है जब हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि इररिलेवेंस है ये डिसीजन, कि आप डिविडेंड पे करो या ना पे करो, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो अप्रोच है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो है रेलिवेंस कंसेप्ट। रेलिवेंस कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप डिविडेंड पे करोगे या नहीं पे करोगे तो इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इररिलेवेंस कंसेप्ट, जिसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच क्या बोलती है कि डिविडेंड पे करना एक रेजिडुअल डिसीजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ शेयर्स और ऑन वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बोलता है ये अप्रोच, कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप जो अमाउंट है आपके प्रॉफिट का उसको रिटेन करके रख लो और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच है वो है मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, जिसे हम MM मॉडल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, डिविडेंड डिसीजन नो इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ शेयर्स और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन दोनों चीज़ों पर। बट मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच के अंदर कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तभी होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द शेयर्स पर, ऐसा तभी होगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी। वो कंडीशंस क्या है, वो अजम्पशंस क्या हैं? वो है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो, इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रैशनल बिहेव करें, इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू ऑल, सभी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, नो फ्लोटेशन कॉस्ट और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई भी टैक्सेस एग्जिस्ट ना करे, रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो और नो रिस्क एंड नो अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये सारी असम्पशंस ये MM मॉडल लेके चलता है। बट अगर हम इन प्रैक्टिकल कहें, क्रिटिसिज्म करें इस थ्योरी का, तो ऐसा तो आजकल होता ही नहीं है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट तो आपको पता है ही नहीं, टैक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, रिजिड पॉलिसी भी नहीं हो सकती, रिस्क भी पूरा है, अनसर्टेनिटी भी पूरी है। ठीक है, बट अगर हम MM मॉडल की बात करें तो ये असम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या देता है MM मॉडल? वो कहते हैं कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ फर्म रिजल्ट्स from payment of dividend will be exactly set off by decline in market price of shares by external financing। इसका मतलब क्या है कि अगर एक फर्म डिविडेंड पे कर देती है तो वो उसके डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पर। ठीक है, मान लो कि एक फर्म के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ थी पर उस फर्म ने डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पहले तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो गया कि उन्हें डिविडेंड मिल गया, पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंपनी को तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही था, तो उसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करनी पड़ी, जिसके लिए वो या तो शेयर इशू करेगी या फिर डेट फाइनेंसिंग करेगी। अगर शेयर इशू करेगी तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, डेट फाइनेंसिंग करेगी तो इंटरेस्ट की पेमेंट देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर EPS अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो आपको पहले जो फ़ायदा हुआ, आपको जो रिटर्न मिली, ठीक है, वो अल्टीमेटली सेट ऑफ हो गई जब आपकी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज़ हुई। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्राइस ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड P1 इज इक्वल टू P0
ब्रैकेट में 1 प्लस KE माइनस D1। P नॉट क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग। 1 प्लस KE क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल माइनस D1। D1 क्या है हमारे पास, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, उसी तरह से फिर हम सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। M जिसे बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। I क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ माइनस करेंगे अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस N इंटू D1। ठीक है, D1 हमारे पास है प्रॉफिट और N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। P1 हम निकालेंगे, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, यानी कि NPO कैसे आएगा, N प्लस M नंबर ऑफ शेयर्स बिगिनिंग में जितने होंगे, M जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स P1 देखिए, हाँ जी, P1 हमारे पास था प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड माइनस I माइनस E को ब्रैकेट में लिखना। I हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और ही है अर्निंग, डिवाइड कर देना है 1 प्लस KE से। KE क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या फिर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इस MM मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ABC लिमिटेड बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास फॉर विच अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि 10% हमें KE दे रखी है, और इफ़ इट करंटली हैज़ आउटस्टैंडिंग शेयर 5000 शेयर हमें बता रखा है कि अभी कंपनी के पास है, यानी कि N सेलिंग एट 100 ईच। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 6 पर शेयर। D1 हमें दिया हुआ है 6 कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी, 6 पर शेयर। द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 50,000। इनकम कितनी है हमारे पास, यानी कि E कितना है 50,000। एंड हैज़ ए प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, 1 लाख की। Show that under the MM hypothesis the payment of dividend does not affect the value of the firm। अब हमने बताना है वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के कि डिविडेंड पे करने से या ना पे करने से कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड आर पेड। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे जब डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था अभी, प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड, वो था P नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस KE माइनस D1। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया प्राइस 100, 1 प्लस KE। ठीक है, 0.10 आपको दे रखी है, कैपिटलाइजेशन रेट 10%। ठीक है, माइनस 6 क्या है हमारे पास, डिविडेंड। तो ये सॉल्व करके आ गया 104 प्राइस ऑफ द शेयर एट एंड। आगे देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड जो हमने निकालने हैं, MI माइनस ब्रैकेट के अंदर E माइनस N इंटू D1 डिवाइडेड बाई P1। वैल्यू फिल कर दी हमने इन्वेस्टमेंट की, 1,50,000 अर्निंग्स माइनस 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो स्टार्टिंग में दे रखे थे इंटू 6 डिवाइडेड बाई 104 जो अभी हमने वैल्यू पीछे कैलकुलेट करी है, ये हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, हाँ जी, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकालनी है N प्लस M। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है P1 से, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस E। ठीक है, उसके I माइनस E और डिवाइड करना है 1 प्लस KE से। ठीक है, आप देख सकते हैं 5,000 माइनस जो हमने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकाली, इसे हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। अदरवाइज हम इसे कटिंग करके भी पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, बट उससे कैलकुलेशन इजी नहीं रहती। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 104 हमने प्राइस लिख दिया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास थी 1 लाख की थी, 50,000 हमने अर्निंग लिख दी, 1 प्लस KE 0.10 लिख दिया। सॉल्व करके हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म 5 लाख। अब ये हमने वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाली, जब हमने डिविडेंड पे किया। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म जब हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए डिविडेंड यहाँ पर हमने 0 लिख देना है फॉर्मूला में। P नोट आपने 100 ही लिखना है, 1 प्लस KE भी 1, यानी कि आपके पास कितना था 0.10 था, लेकिन जहाँ आपने डिविडेंड पिछले पॉइंट में 6 लिखा, यहाँ 0 लिखोगे क्योंकि आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो। तो वैल्यू आ गई 110। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, यहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट लिख दी 1 लाख की, माइनस कर दिया आपने 50,000 माइनस 0
ठीक है। एन मतलब आप एन आपके पास जितना भी दे रखा था स्टार्टिंग में 5000 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। 110 अभी वैल्यू निकाल लिया आपने P1 की, ठीक है, इसको आपने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्म आपने फिल कर दिया फॉर्मूला के अंदर, एन की वैल्यू फिल कर दी, एम की वैल्यू फिल कर दी अभी जो हमने निकाला है, माइनस कर दिया हमने मल्टीप्लाई करा पहले हमने इसको P1 से, उसके बाद हमने माइनस कर दी वैल्यू इसकी इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स, डिवाइड कर दिया 1 + KE से 0.10, ठीक है। और हमारे पास सॉल्व करके जो वैल्यू ऑफ द फर्म आई है वो है 5 लाख। तो अब आप देख सकते हैं कि वेदर डिविडेंड्स आर पेड और नॉट द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम, दैट इज 5 लाख। अगर आपने डिविडेंड पे किया या डिविडेंड नहीं पे किया तो दोनों ही केसेस में आपके पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो 5 लाख रही, यानी कि आपका MM मॉडल जो आपको बताना चाह रहा था वो उसने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल, हैव अ नाइस डे।